गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसम कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर 1 का कोर पेपर 2 C2 पेपर C2 है बिजनेस लॉ। उसी बिजनेस लॉ का ही ऑब्जेक्टिव लिखा रहा हूँ और चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इंट्रोडक्शन। आप सभी स्टूडेंट लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, ये सेकंड वीडियो है ऑब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की खूब तैयारी कीजिए, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर। डेट 8 तारीख है ना। और डाल दीजिए बिजनेस लॉ BLAW। ये जो है पेपर C2 है ना, कोर पेपर। देखिए स्टूडेंट, फोन वगैरह भी बहुत आते रहता है स्टूडेंट लोग का, उससे भी मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ। जब मैं पढ़ाते रहता हूँ फोन आता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, लेकिन तो विद्यार्थी परेशान होगा इसलिए मैं उठा लेता हूँ। ये भी प्रॉब्लम नहीं उठाएंगे तो पूरा दिक्कत है। टॉपिक क्या है? टॉपिक जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इंडियन कॉपी में सब उतारिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। कॉपी में उतारेंगे आप सभी स्टूडेंट, मैं ऑफलाइन आप सबको कॉपी चेक करूंगा जितने स्टूडेंट। आप लोग को नोटिफिकेशन क्यों नहीं है मेरा मिलता है? नहीं आ रहा है, इसको आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इंट्रोडक्शन ये है आपका टॉपिक। और ये नाम लिख रहा हूँ और इसको रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है या फिर कोल्हान यूनिवर्सिटी है, तो सभी विश्वविद्यालय में या के विद्यार्थी इसको वीडियो को देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सबका सिलेबस मिलेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब जगह है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है, CA में भी है, और जब वकालत पढ़ो तो वहां भी है, सब जगह है, इसलिए पढ़ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फोन नंबर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत हो या मेरे लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको तुरंत करेक्शन करवा लीजिएगा। और आप लोग अपना 88 25 23 38 कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में रोल नंबर लिखिए, जो विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को, है ना, रोल नंबर जरूर लिखें, है ना, तभी समझ में आएगा। चलिए, अब मैं आपको इसका तो देखिए थ्योरी भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो मैं आप लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि हाँ सर एक वीडियो बना दीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में थ्योरी को भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो थ्योरी का एक अलग वीडियो बना देते हैं, ठीक है ना, थ्योरी का एक अलग वीडियो बनेगा। तो अभी चलिए ऑब्जेक्टिव लिखिए। अभी मैं लिख दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आज केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा।
थ्योरी अलग पढ़ा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एकदम कॉपी खरीद दीजिए, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछा जाता है, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने का तरीका तीन मेथड से पूछे। या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देगा, सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम, या राइट ट्रू और फॉल्स, या फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका सही होता है ना, जिसका जो थ्योरी को बहुत अच्छा से स्टडी किया है, चाहे अकाउंट्स का थ्योरी हो, या इकोनॉमिक्स का थ्योरी हो, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरी हो, या बिजनेस लॉ का थ्योरी हो, जो थ्योरी को अच्छा स्टडी किया है उसका ऑब्जेक्टिव मिस्टेक नहीं होगा। देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होता है। जो प्रोफेसर बनने के लिए एक टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें केवल 50 नंबर का जो सामान्य होता है और 75 नंबर का आपका कॉमर्स होता है। उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट में आईकॉम से भी क्वेश्चन दे सकता है, बीकॉम से भी क्वेश्चन दे सकता है, एमकॉम से भी क्वेश्चन देता है। मैंने कॉमर्शियल पेपर का क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं केवल एमकॉम का ही पूछेगा, वो कहीं से पूछ सकता है छोटा सा क्वेश्चन, और आपको जवाब देना है। ये तैयारी मैं उसी के लिए करवा रहा हूँ, एक तरह से समझ जाइए, है ना। और इंटर्म एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा, और आप जो पढ़िएगा वो नुकसान नहीं जाएगा, आपका हेल्प होगा। जैसे पहला क्वेश्चन सुनिए, वाइड एग्रीमेंट इज, वाइड एग्रीमेंट इज, ठीक है, क्वेश्चन है, वाइड एग्रीमेंट इज। अब इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन लिखना तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ, है ना। आप ऐसे भी आप सुन लीजिए, ऑप्शन सुन लीजिएगा और लिख दीजिए। क्या मैंने बोला? वाइड, मैंने बोला क्या? वाइड एग्रीमेंट, है ना। वाइड एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट इज क्या है? A wide contract is a formal agreement that is effectively unenforceable from the moment it is created. A void contract differs from a voidable contract. ये कुछ ऐसा थ्योरी है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वाइड एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहा है, क्या है ना। तो आपसे क्वेश्चन है वाइड एग्रीमेंट क्या है। इसका an agreement is carry out a legal act is an example of void agreement. For example, an agreement between drug dealers and buyer is a void agreement simply because the terms of the contract are illegal. In such case, neither party can go to the court to enforce the contract. है ना? तो इसका जो ऑप्शन है इलीगल, दूसरा है लीगल, है ना। और पहला ऑप्शन में है इलीगल, दूसरा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में इलीगल है, दूसरा में लीगल है, तीसरा में इनफोर्सेबल है, और डी में है आपका नॉट इनफोर्सेबल, है ना। तो क्या इसका सही आंसर होगा, है ना। तो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो void agreements are those agreements which are not enforced by law courts. समझ में आ गया ना? Section 2 subsection G of the Indian Contract Act defines a void agreement as an agreement not enforceable by law. समझ में आ गया बात? इसका आंसर जो होगा, जैसे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में क्या है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन लिखने के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ दिया हुआ ऑप्शन इलीगल, ठीक है, मैं पढ़ के भी आपको सुना दिया कि दूसरा ऑप्शन में है लीगल। अब आपको बताना है इसका सही आंसर, इनफोर्सेबल। अभी मैंने इनफोर्सेबल, ENFORCABLE, इनफोर्सेबल, और डी जो है वो है नॉट इनफोर्सेबल, इनफोर्सेबल। तो अभी मैंने जस्ट आपको
थोड़ा सा नॉट इनफोर्सेबल है ना। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि void agreements are those agreements which are not enforced by law courts। इसी से जो मैंने पढ़ा और आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है void agreement, है ना। और समझ में आ गया होगा। तो इसका तो ऑब्जेक्टिव अभी जैसे मैंने बताया आपको, तो आपको क्लियर हो गया क्या होता है इसका आंसर कौन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा नॉट इनफोर्सेबल। मैंने फिर मैं दोबारा मैं आपको बताता हूँ, void agreements are those agreements which are not enforced by law courts, है ना। सेक्शन 2 सबसेक्शन जी of the Indian Contract Act defines void agreement as an agreement not enforceable by law. Thus, the parties to the contract do not get any legal redress in the case of void agreements. थोड़ा मैंने आपको थ्योरी भी बता दिया, फिर नेक्स्ट में एक बार जब थ्योरी क्लास होगा तो पूरा थ्योरी बताना होगा। अभी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नॉट, ये वाला ऑप्शन होगा, ये डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसको उतार लीजिए। चलिए थोड़ा टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन सही से होना चाहिए। अब है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कब लागू हुआ था। आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब लागू किया गया था। केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स। ठीक है, अब देखिए इसका, इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बहुत सा है। इसका ऑप्शन बहुत सा है, तो इसको मैं मिटा दिया हूँ। तो ऑप्शन में सीधे इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। इसका कब लागू हुआ था, तो थोड़ा सा एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए इसके बारे में मैंने बताया था, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो था, ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। केम इनटू फोर्स कब हुआ था, 1 सितंबर 1872 को हुआ था, है ना। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है, ये the act is based on the principles of English common law. It is applicable to all the states of India. It determines the circumstances in which promises made by the parties to contract shall be legally binding, है ना। Under section 2 subsection H of the Indian Contract Act defines a contract as an agreement which is enforceable by law, है ना। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था वो 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था, केम इनटू फोर्स हुआ था। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872, याद रखिएगा। और ये जब एक्ट बना तो इसमें काफी, इसका एक्ट में क्रिटिसिज्म का हुआ, क्रिटिसाइज बहुत हुआ, है ना, मेनी टाइम्स क्रिटिसाइज हुआ। और उसके बाद डिफरेंट जजेस ने भी बताया और डिफरेंट ऑथर्स ने भी बताया, है ना, और अमेंडमेंट किया गया इसमें। तो चलिए ठीक है, तो आप ऐसा लिख दीजिए, एक से इसका आंसर होगा। आंसर में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 20 1873 1873, तो ये नहीं होगा। विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 15 1872, ये भी नहीं होगा। विद इफेक्ट फ्रॉम 5 सितंबर 1872, ये भी नहीं होगा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872 1872, 1 सितंबर 1872 को ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है
वो केम इनटू फोर्स, इफेक्टेड हुआ था। चलिए इसका आंसर लिख दीजिए। पर मैं लिख दे रहा हूँ जो विथ इफेक्ट, जो ऑप्शन है विथ इफेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम विथ इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है, सितंबर, सितंबर 1872, याद रखिएगा, है ना। नोट होगी आपके पास। अब आइए तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव। प्रपोजल, PROPOSAL, proposal when accepted proposal when accepted becomes, becomes क्या है। अब ऑप्शन भी इसका होना चाहिए मालूम आपको, तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन में है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में है कॉन्ट्रैक्ट, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में है एग्रीमेंट, तीसरा ऑप्शन में प्रॉमिस, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव। अब आप पहले कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। PROPSAL, ठीक है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, है ना, बिकम्स। तो ये समझ लीजिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस acceptance in section 2 subsection H as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. Thus the proposal when accepted becomes a promise, ठीक है, becomes a promise। इसका आंसर क्या होगा, प्रॉमिस। यहाँ पर कर दीजिए, आपको आपका बहुत सारा यहाँ पर ये भी दिया है। अच्छा चलिए मैं और यहाँ पर ऐसा कीजिए, तो इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना, ऑप्शन लिख देता हूँ, जो इसमें जो सही आंसर होगा मैं इसका ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन पहला है कि कॉन्ट्रैक्ट, पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा ऑप्शन है कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है प्रॉमिस, ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। इसमें कौन सा आंसर होगा स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताया हूँ, और आप लोग भी हमको बताइए कौन होगा। अभी तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, देखिए मैंने आपको बताया, देखिए प्रपोजल जो है ना, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। इसका आंसर प्रॉमिस में कीजिए, है ना, इसका आंसर किसमें कीजिए आप, इसका आंसर प्रॉमिस में कीजिए। सब एक्सप्लेनेशन होगा, इसमें टाइम लगेगा, आप लोग पूछ रहे हैं ना मुझे लिख के कि सर इसको बता दीजिए, ठीक है, इसका थ्योरी अलग से बता देंगे, प्रॉमिस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है। अगर मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा लिख देगा व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स, ऐसे मान लो एक तो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, इसको लिख लो। चलो मैं एक तो ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, 4 नंबर एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। व्हेन, व्हेन, व्हेन WHEN लिखा जी तुम लोग, व्हेन एन ऑफर, व्हेन एन ऑफर, ठीक है, इज एक्सेप्टेड, इज एक्सेप्टेड, इज एक्सेप्टेड, इट बिकेम्स, ये क्या हो जाएगा, इट बिकेम्स, क्वेश्चन मार्क,
का आंसर बता दोगे तुम लोग। ऑप्शन यही समझो, यही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा ऑप्शन में एग्रीमेंट है, तीसरा ऑप्शन में प्रॉमिस है, और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यही इसका एग्रीमेंट सही आंसर होगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? एग्रीमेंट, है ना। प्रपोजल वाला तो कर दिए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आप लिखिए, नेक्स्ट में ये तो उतार लिया ना इसका आंसर, मैं तो मिटा रहा हूँ उसको। 3 नंबर, चलिए चौथा नंबर लिखिए। छोटा छोटा है, देखिए अब यहाँ लिखिए 5 नंबर, 5 नंबर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। 5 नंबर लिखिए, ये देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू, ठीक है। अब आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहला है दी होल ऑफ इंडिया, पहला पहला ऑप्शन है होल ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और सी कर दीजिए कि द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया नागालैंड एंड पंजाब, नागालैंड एंड पंजाब, और डी लिख लीजिए नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया था तभी, मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या होगा। द होल ऑफ इंडिया नहीं, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड, इसका सही जवाब वही होगा, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब लिखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, लिखिए ऑप्शन नंबर बी में टिक कीजिए, ये होगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं, चलो अभी कुछ ऑब्जेक्टिव लिखवाए हैं, और जब और एक ऐसा बनाएंगे इसमें कम से कम 200-300 ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, वो भी आपको नोट्स मिल जाएगा, है ना। अभी आप कम से कम इसको उतारिए, छोटा सा ऑब्जेक्टिव देख के समझाना चाह रहे थे, तो चलो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए। अब आपको ट्रू फॉल्स करना रहेगा, इसको मिटा दीजिए, उतार लिए ना, चलिए मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स कीजिए, चलिए राइट ट्रू और फॉल्स, मैं आपको ऐसे दे देगा, राइट ट्रू, ट्रू और फॉल्स दोनों, इसको एक बात होगा, एक बार बस समझा रहे, अगर थ्योरी जिसका मजबूत होगा उसका ऑब्जेक्टिव मिस्टेक नहीं होगा। चलिए पहला जो थ्योरी है, पहला है एन
एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, AGREEMENT, an agreement not enforceable। देखिए बहुत धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ। enforceable by law is void। स्टूडेंट आप लोग उतार रहे हो ना, ये इसको बताना ट्रू या फॉल्स। आप लोग तो बहुत पढ़े हैं, बताइए ट्रू होगा या फॉल्स। तो ये जो होगा क्या होगा स्टूडेंट, ट्रू। ठीक है, चलो ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट आओ, नंबर 2 में है कि कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज, ऑलवेज, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इलीगल। ऑलवेज इलीगल नहीं होता है, ये तो गलत हो गया। तो इसी पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इलीगल। स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताना इसका आंसर। अब इसका आंसर आप बताइए, ये फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, चलिए तो 2 हो गया। अब मैं पहला वाला मिटा दे रहा हूँ, है ना। अब तीसरा लिखिए, थर्ड नंबर, थर्ड लिखिए। थर्ड में यही है कि void agreement is not enforceable, है ना। चलिए तो अभी जस्ट पढ़ाया भी था आपको, void, इससे ऑब्जेक्टिव भी दिया अभी आपको। void agreement is not enforceable, enforceable, enforceable। ठीक है, तो आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप बता सकते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको इसे क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ऑब्जेक्टिव दिए थे ना, क्वेश्चन बताए भी थे। तो ये क्या होगा, ट्रू, है ना। तो क्या होगा, ट्रू। वाइड एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। देखिए यहाँ इसका आंसर देखिए, ट्रू। अब आइए चौथा नंबर। सभी स्टूडेंट कॉपी में इसको बढ़िया उतारिए, नॉलेज को एक्सपेंड कीजिए, विस्तार कीजिए अपने नॉलेज का। फॉर प्रॉमिस, फॉर प्रॉमिस, फॉर प्रॉमिस, यहाँ मिस्टेक हो गया है, लिखिए फॉर प्रॉमिस, फॉर प्रॉमिस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड acceptance, offer and acceptance is eventual। तो इसका आंसर लिख दीजिएगा ट्रू। क्या लिखिएगा, ट्रू। ठीक है, इसका आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट, तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया। अब 5वां नंबर लिखिए, 5। 5 में है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, consideration is not essential, is not essential। ठीक है, consideration is not essential for a contract, for a contract, contract, CONTACT। अब आप इसका हमको आंसर बताइए। इसको पहले मिटाइए, 4 नंबर वाला हटा मिटा देता है। अब इसका आंसर बताना है स्टूडेंट, क्या होगा इसका आंसर, है ना। कंसिडरेशन, लिखो लिखो जल्दी जल्दी, स्लो बोलने पर भी तुम लोग नहीं लिख पा रहे हो।
क्या होगा इसका आंसर? इज नॉट एसेंशियल। ट्रू या फॉल्स होगा स्टूडेंट, जल्दी बताओ। बताइए, इसको तो पढ़ाए थे। देखिए ये तो फॉल्स, ये जो है फॉल्स होगा। तो इसको फॉल्स कर दीजिए आप लोग, है ना। क्या कीजिएगा? फॉल्स दीजिए इसका आंसर, ठीक है आप लोग। चलिए इसका आंसर फॉल्स कर दीजिए, ये फॉल्स है। इतना देरी में आप लोग बोले नहीं। चलिए, बहुत सा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव में बताने के लिए, लेकिन टाइम लगेगा। बहुत सा इसमें कॉन्सेप्ट है, जैसे अकाउंट पढ़ते हो ना, कॉन्सेप्ट, उसी तरह थ्योरी में भी कॉन्सेप्ट है। अकाउंट तो बहुत इजी है, थ्योरी बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट। बहुत, कई बार मिस्टेक भी हो जाता है, कई बार उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। चलिए ये तो मैं आपको समझा दिया। अब आप लोग फिल इन दी ब्लैंक्स तैयार कीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह को भरे। फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स, चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स कीजिए। पहला इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना, और खत्म कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट में फिल इन दी ब्लैंक्स कीजिए। पहला, पहला है फिल इन दी ब्लैंक्स में पहला, एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इज dash 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 for a contract, ठीक है, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन में है नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। अब आपको बताना है क्या होगा। एन एग्रीमेंट इज नेसेसरी होगा या नॉट नेसेसरी होगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग बता रहे हैं, आप लिखिए। तो एन एग्रीमेंट इज नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, है ना। क्या होगा इसका आंसर? तो छोटा छोटा डिफिनेशन है ना, उसी से तो ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है ना। चलिए फिर इसको इंशाल्लाह बताएंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी फॉर एग्रीमेंट, इसका आंसर ये होगा नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 लिखो स्टूडेंट। एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट enforceable by law, enforceable by law is a dash 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 dash, ठीक है। अब इसका ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ब्रैकेट में लिख रहे हैं, है ना। पहला है कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरा लिखिए एग्रीमेंट। अब क्या होगा? एक भी गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पर, तो इसको ना, ये जो है इसमें से कौन सही होगा? यहाँ पर इसको काट दीजिए, जो ऑप्शन दिया है ना एग्रीमेंट, इसको काट के यहाँ पर गलती से लिखा गया, प्रॉमिस लिख दीजिए, प्रपोजल, प्रपोजल लिख दीजिए। प्रपोजल कौन सा, इसका जो सही आंसर होगा
आप लोग बताइए जो सही आंसर होगा। सही आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए पहला वाला उतारे हुए मिटा दे रहा हूँ। अब आइए आप इस थर्ड नंबर में आइए। चलिए थर्ड नंबर में आइए। पर्सन पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, making the proposal, proposal, the person making the proposal, person making the proposal is dash 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 dash. अब यहाँ खाली जगह भरना ऑप्शन है। person making the proposal is, ना क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन है प्रोमिसर, एक ऑप्शन ये हो गया। एक मिनट, स्पेलिंग यहाँ पर प्रोमिसर, लिखिए यहाँ पर प्रोमिसी, PROMISEE, प्रोमिसी PRO, एक सिंगल ही आएगा और यहाँ पर इसको कर दीजिए कैलकुलेटर में। अब यहाँ पर क्या आएगा? अब आपका इसका जो सही आंसर है उसको बताना है। ठीक है, सही आंसर को बताना है जो सही है। आपका ऑप्शन आपका दे दिए सामने, कौन सा सही होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह है प्रोमिसर, है ना। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोमिसर, PROMISOR, प्रोमिसर। देखिए इसमें 4 नंबर में आइए, 4 नंबर में लिखिए पर्सन accepting, person accepting the proposal, proposal is, तो क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली हुआ है PROMISOR पब्लिक। क्या कहेंगे आप? देखिए यहाँ पर PROMISE, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोमिसी। चलिए PROMISE, इसका सही आंसर होगा। इस तरह से मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव बताया, बाद में और डिटेल्स ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। जो सेक्शन 2 जी है, इसमें जो बताया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन, उसको आप लिख लीजिए। मैं इसको उतार दिए होंगे, पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मिटा देता हूँ। एक चीज बढ़िया से इसको याद रखिए, लॉ है, लॉ में सेक्शंस को जानना बहुत जरूरी है ना। ये जो, इसको याद रखिएगा, फंडामेंटल, इससे भी क्वेश्चन दे सकता है। FUN, फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल, फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी जान लो, है ना, टर्मिनोलॉजी, मिस्टेक कभी नहीं होगा, है ना। सेक्शन, सेक्शन, सेक्शन 2 में, ठीक है, इसको याद रखोगे, इससे भी पूछ सकता ऑब्जेक्टिव। जैसे सेक्शन 2A जैसे है कि आपसे पूछेगा सेक्शन 2A किसके लिए होता है, आप बता दीजिएगा, है ना। सेक्शन 2A जो होता है किसके लिए होता है? तो प्रपोजल के लिए होता है, याद रखिए, PROPOSAL, प्रपोजल के लिए होता है ना। ये प्रपोजल के लिए होता है। ठीक है, प्रपोजल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विल और इंटेंशन। ठीक है ना, सेक्शन 2A में बताया गया। अगर आपसे क्वेश्चन करता है नहीं बताओ
कि 2 में सेक्शन 2B क्या है? सेक्शन 2B क्या है? आप बताइएगा। प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस है ना। जैसे कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, है ना। a proposal when accepted becomes promise। इसका ऑब्जेक्टिव भी दिया था ना अभी। a proposal when accepted becomes promise, है ना। तो सेक्शन 2B में इसका डिफिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, A offers to sell his car to B for rupees 90,000. B agreed to pay rupees 90,000 for the car. Hence, this offer is accepted by B is a promise. Okay. अब आइए 3 नंबर में। 3 नंबर है ऑब्जेक्टिव सब है कि आपको सेक्शन पूछ देगा, सेक्शन 2C किसके लिए है? तो क्या बताइएगा इसमें। सेक्शन 2C जो है वो है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी दोनों के लिए है। प्रोमिसर PROMISOR, प्रोमिसर है ना, एंड प्रोमिसी दोनों के लिए। PROMISE, प्रोमिसी। ठीक है। इसी तरह से आपका सेक्शन 4 सेक्शन 2 किसके लिए है? सेक्शन 2B किसके लिए है? सेक्शन 2B जो है वो कंसिडरेशन के लिए है, याद रखिएगा। सेक्शन 2B किसके लिए है? कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए है ना। और कंसिडरेशन तो आप समझ रहे होंगे। when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done from doing or does or abstains from doing all promises to do or abstain from doing something, such act or abstention of promisee is called a consideration for the promisee। For example, समझ लो, A agrees to sell his cow for rupees A agrees to sell his cow to B for rupees 5,000। Here A जो है वो promisee है। Here A promisee to sell his cow is for B consideration to pay rupees 5,000. Similarly, B promised to pay rupees 5,000 is for A's consideration to sell his cow to B। समझ में आ गया बात? चलो हटाओ, अभी नेक्स्ट में लिखो, खाली ये सेक्शन को याद रखोगे, है ना। अब देखो 2D हो गया, कितना इसमें याद रखना आप लोग को। अच्छा, आपसे इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है सेक्शन से, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग का रिक्वेस्ट है कि सर इसको बता दीजिए, आप लोग इसको लिख रहे हैं। इसमें लिखिएगा एग्रीमेंट, ये किसके लिए है? सेक्शन 2 किसके लिए आता है? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट समझौता। Every promise and every set of promises forming the consideration of each other is an agreement। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 6 नंबर। 6 नंबर में लिखिएगा सेक्शन 2F। ठीक है। सेक्शन 2F में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। वाइड एग्रीमेंट नहीं, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, PROMISES, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, है ना। प्रॉमिस क्या होता है? प्रोमिसेस विच form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। ठीक है। अब आइए 7 नंबर। 7 नंबर में लिखिएगा वाइड एग्रीमेंट, पहले सेक्शन लिखिए, सेक्शन 2G,
सेक्शन 2G जो है वो है वाइड एग्रीमेंट के लिए। वाइड एग्रीमेंट के लिए याद रहेगा ना, वाइड एग्रीमेंट के लिए। यहाँ पे इसको एक लाइन मिला देते हैं, वाइड एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट के लिए। चलिए वाइड एग्रीमेंट याद रखिएगा, 7 काट दिए। देखिए यहाँ पर आपको वाइड एग्रीमेंट हो गया। अब आइए 8 नंबर, 8 नंबर में आइए, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा इसको पहले सेक्शन लिख देते हैं, सेक्शन 2H भी आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए CONTRACT, an agreement enforceable by law is a contract। ठीक है, अब 9 नंबर आइए, 9 नंबर में है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 देखिए, सेक्शन 2 सेक्शन 1 लिखा हुआ है, किसके लिए आएगा? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आएगा। वाइडेबल, वाइडेबल वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आएगा। चलिए ये भी शायद आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सब एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, इसका अलग क्लास होना चाहिए। सेक्शन 2 ब्रैकेट में जे किसके लिए आएगा? तो इसको कर दीजिए वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट लिए आएगा। इस तरह से कुछ मैं टर्मिनोलॉजी बताया हूँ, और इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन 2 चार्ट हो ऑप्शन दे देगा, उसमें कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, तो आपको जाना हुआ रहेगा, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद कॉपी में उतारिए, और अगर कहीं पर ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक हुआ तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको रेक्टिफाई करेंगे अगर होगा तो। ठीक है, और चूंकि इंसान है, गलती हो सकता है लिखने में, स्पेलिंग में, या कहीं पर भी मिस्टेक हो सकता है। और अपना रोल नंबर जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, जो आप लोग स्टडी करते हैं, जो कॉपी में नोट करते हैं, वो सब लिखिए कमेंट बॉक्स में कि रोल नंबर 203 उतारा है, 101 उतारा है, ये 502 उतारा है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपना रोल नंबर, जिससे मैं बाद में आपका ऑफलाइन में कॉपी चेक कर सकूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।